पर, आपकी हाल को रात पर। अब आते हैं इस तरफ जो आपने सलाम भेजा है मिर्जा फैसल बिलाल साहब की तरफ से सलाम है, बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया फैसल साहब, अल्लाह ताला आपको भी सलामती और खैरियत फरमाए। राजपूत साहब लिखते हैं सर मैं आपको मिलना चाहता हूँ। जी शहजादी, मैं नमाज जुमा के बाद इंशाल्लाह फजल कला ऑफिस में हूँ, व्हाट्सएप पे आप अपना भेज दीजिएगा। तो एओलू 47 ऑफिस है, तकरीबन 3:30 से, वैसे मैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक 3 से 6:30 तक होता हूँ, तो आज जुम्मा तो मुबारक है 3:30 के करीब पहुंच जाता हूँ, लेकिन 4 से 7 आप जेन में रखें, ठीक है। तो आ जाए, मैं जनाब आपके रस्ते में हूँ। हमजा कहते हैं 3 साल के रिन्यू पेपर कराने के लिए क्या चाहिए? 3 साल वाले रिन्यू पेपर कराने के लिए हमजा, इसमें मैं अगर आपकी शार्ट सब्जी को समझाऊँ तो फिर ये है कि वो बातें की जाती है ना 150 एनसी में, 200 एनसी में, 9 एनसी में, आपके लिए जिनके पास रेगुलर पेपर है, चाहे वो 3 साल वाले हैं चाहे वो 7 साल वाले, उन तमाम के लिए माहिरीन कानून, यूनान इमिग्रेशन कानून कहता है कि सिर्फ आपकी मेडिकल बुक वैलिड होनी चाहिए, बाकी तो वो कागजात वही है ना, फोटोकॉपी पासपोर्ट की या पारामोनी की, घर की मालक का लेटर वगैरह, ये चीजें। लेकिन एनसीमा की बात में सिर्फ अगर आपके पास 60 एनसीमा है, 8 घंटे के मेडिकल बुक वैलिड है, तो ये काफी आपकी रिन्यूअल के लिए। अली जाट साहब कहते हैं सर आपका नंबर चाहिए। नंबर अली जाट साहब शहजादे मेरे इस फोन पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, टिकटॉक पर हर जगह मौजूद है, वैसे भी मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ 6943003600। अक्सर बेशतर नंबर अटेंड करने में जब कामों में मसरूफ होता हूँ तो बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप व्हाट्सएप पे अपना वॉइस मैसेज, अपना हुक्म भेज दीजिए, और फिर मैं जब मौका मिलता है उसको आपकी खिदमत में जवाब लेकर आता रहता हूँ। और बेहतरीन टाइम है 3 से 6 दिन, 3 से 6। अच्छा जी, अनायत रसूल साहब है, लिखते हैं 2025 में वीज़ा पाकिस्तान में जमा नहीं करके अब इनका क्या बनेगा? इसी से मैंने मेरे शहजादे शुरू किया था कि अभी तक इस सिलसिले में सनद मौजूद नहीं, अभी रुकें ठहरें, तो तफसील इसकी मैंने बता दी। सर वीज़े पर आने में कार्ड कितने दिनों में मिल जाएगा? मेरे बच्चे दिनों वाली तो बात है, यहाँ यूनान में कोई नहीं है, महीनों और सालों वाली बात है, लेकिन करने वाली बात यह है कि आपने आते ही पहले महीने में अपना टैक्स नंबर, आम वगैरह बनाना है और अपने पेपर रिन्यूअल के लिए जमा करा देने, अपना वकील करना है, अपना, वो ठेकेदार के पीछे नहीं लगे रहना बकरी के बच्चे की तरह। सबसे ज्यादा संगीन जो गलती आप करते हैं ना जी, वो तेरा ले आया ना, वो जनाब मुबारक नहीं मिलाता, वो जनाब मनु लेके नहीं जाता, वो मनु कोई दसदा ही नहीं, उन्हें लारा लाई रखा है, तो मेरे बच्चे क्यों उसके पीछे पड़ गए? आगे हो 7 समंदर पार, तो अपना वकील करो, अपना डायरेक्ट बराह रास्त। अगर वो कला की कंपनी ने भी आपको बुलाया तो तब भी आप अपना वकील करेंगे, वो कला की कंपनी तो अपनी कंपनी को सेव करेगी, आपको नहीं। तो इसलिए ये अहम चीज है, आपने करनी नहीं, तो मैंने कोई बताना जो मुकम्मल सच है, दुरुस्त, ठीक है। प्रैक्टिकल करने में पता ना, आप चाहते हैं कि वो सरसों हथेली पर उग जाए, तो सियाने सारे क्या गए हैं कि हथेली पर सरसों उगती है ना जमती है, जमीन में ही बोनी पड़ती है। तो बहरहाल अमल करेंगे तो बिस्मिल्लाह, नहीं करते तो मुश्किल है। मोहम्मद शफीक की तरफ से सलाम है, बड़ी मेहरबानी शफीक साहब, अल्लाह ताला आपकी सलामती करे, खैर करे। चलिए अनवर साहब लिखते हैं कि मेरे पास 7 साल वाला कार्ड है, मेरे हाथ में पेपर्स हैं और मैं रोज दोष में जमा करवाना चाहता हूँ, होटल पर काम करता हूँ, मालिक का लेटर और होटल पर रहता हूँ। बिल्कुल जनाब, आप करें, जहाँ आप काम कर रहे हैं, जहाँ आपके टैक्सेस जारी, एनसीमा जारी है, वहाँ अगर आपकी रिहाइश भी है, शिवरियो भी है, तो यकीनन आप वहाँ करेंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। किसी भी वकील के पास आप जाएंगे तो वो आपको बड़े आसान लफ्जों में प्रोसेस कर देगा, इसमें कोई दुश्मनी कोई मुश्किल नहीं। चौधरी कासिम साहब लिखते हैं सर यूनान में नए बंदे की सैलरी है, नए बंदे की सैलरी कितनी है? असल में मेरा ख्याल शायद, अच्छा सैलरी मेरे सुनाते ये मुख्तलिफ कामों में मुख्तलिफ होती है, और 1000 यूरो, 800 यूरो, 1200 यूरो बिटवीन इसकी होती है, कौन सा काम है क्या आप करते हैं। और अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे स्किलफुल वर्कर होते हैं, जैसे कंप्यूटर का कोई माहिर है, मेडिकल में है, डिस्पेंसरी में है, डिस्पेंसर है, या मुख्तलिफ तरह के इंजीनियर्स हैं, या इस तरह की कोई चीज़ें, तो 2200, 2400, 2500 यूरो भी ऑनलाइन जॉब्स में उनको ऑफर की जाती है। सलीम साहब कहते हैं कि सारे जुम्मा की नमाज का क्या टाइम है? मेरे से 2:20 टाइम है, 2:30 बजे पूरे जो है पाकिस्तान यूनिवर्सिटी की जो मस्जिद है सफीना पैंतन पार्क, उसमें जमात खड़ी हो जाती है। 2:20 पर आपको तशरीफ ले। वीजा पर आने वाले वो लोग जिनके पेपर्स जमा नहीं हो रहे, पैसे लेकर नहीं कर रहे, आप क्या करें? अच्छा मेरे सुना दें, असल में ये आप फॉर एग्जाम्पल कानून ने कहा जब आप आए हैं, आते ही आपने अपने पेपर्स जमा कराने हैं, टैक्सेस जारी होने हैं, उसी मालिक के पास आपने काम करना है। अल्लाह खैर सला। अब जब वो पुराना एक मकुला है ना, आप क्या पछताए हो, जब चिड़िया चुन गई खेत, जब सब कुछ ही जाया हो जाए, जड़ भी जाया हो जाए, तो फिर आप उस पौधे को पानी देना शुरू कर दें। वो भाई जड़ भी नहीं रही तो पानी देने से पौधा कैसे उगेगा? मेरे बच्चों, वक्त पर जो वक्त होता है दुरुस्त उसका क्या करते हैं, आते ही वकाला से जुड़ जाया करें। अली हसन कहते हैं सर मैं वीजा पर आया था, 1 साल 6 माह बाद मैंने मालिक तब्दील कर लिया, अब जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ 4 घंटे का टैक्स है, तो मसला तो नहीं? अच्छा इसमें ऐसा है कि मसला है या नहीं, 2 चीज़ है इसमें कि फॉर एग्जाम्पल आपका यहाँ आपने ये नहीं लिखा कि आपका कार्ड आ गया या नहीं आया। कार्ड आ जाने के बाद भी दुरुस्त तरीका ये है कि वो मालिक आपको एक लेटर जारी करे कि भाई मेरे पास काम नहीं, जिसकी वजह से फिर आप किसी दूसरी जगह जाएंगे, जाकर काम करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मालिक अब 2 जुज वो आगे है कि मालिक बुरा है, फाशिस्ट है, रेसिस्ट है, मुतसद नस्ल परस्ताना रवैयों का हामिल है, तो वो आपका पीछा करेगा, आपका नुकसान करेगा। और अगर मालिक जो है वो अच्छा है, वो कहेगा चलो 1.5-2 साल इसने काम किया, चला गया, कहीं चला गया। भाई दफा ऐसे होता है कि जब आपके पेपर रिन्यू किए जाते हैं तो आपसे उस पहले वाले मालिक के टैक्सेस या उसका लेटर डिमांड किया जाता है, तो फिर आप जब आप उसके पास काम नहीं कर रहे होते तो वो किसी शुरू भी आपको रास्ता आसान नहीं है। तो ये चीजें इसलिए बार बार कहता हूँ कि हर स्टेप पर मेरे बच्चों आपका एक रेगुलर वकील होना चाहिए जो आपको बताए। आप फॉर एग्जाम्पल बेशुमार नौजवान बच्चे आते हैं 9 माह वीजा के हवाले से, 9 माह वीजा 3 माह छुट्टी। अच्छा बड़े पेरिफेरियाज ऐसे भी हैं जो पेरिफेरिया इस बात पर उन्होंने कट कर दिया है कि भाई आप पाकिस्तान नहीं गए, आप अपने मुल्क नहीं गए, जिसकी वजह से आपके पेपर्स आए। अब हकीकत क्या है, आप सारे आप नौजवान शहजादे छोटे और बड़े ये पूछते हैं कि सर जी आप पेपर उन्होंने काट दिए, तो अब मैं क्या करूं? भाई काट देने से पहले बचाने थे। आप अपने वकील से हर इलाका में पेरिफेरिया के जो मुख्तलिफ पेरिफेरिया की है
मुख्तलिफ जो जिम्मेदारान है, मैनेजमेंट है, उनको किसी को गलतफहमी लग गया, किसी को कुछ लग गया, तो आप अपने वकील से जब 9 माह होने से कबल, छुट्टी जाने से कबल, 3 माह का टाइम आने से कबल आप अपने वकील से रुजू करेंगे। वकील बाकायदा मुस्तनद मेल भेजेगा, लेटर लिखेगा या खुद जाएगा और जाके कहेगा कि अगर इस फर्द का जाना लाजिम है तो फिर आपको 2 टोक अल्फाज में वो बताए। आप नीम हकीम खतरा जान, नीमुल्ला खतरा ईमान, इसको पूछा उसको पूछा, वो यार तू की कहना, तू उसको क्या पता मेरे बच्चों, जिसका काम है उसके पास आप जाते नहीं, और जिसका काम नहीं उसको जो बेचारा कह देता है उसका लेते हैं। तो इस तरह बड़े सारे नौजवान शहजादे नुकसान उठाते हैं। नुकसान की एक और सूरत भी ये होती है कि वीजा पर आप आए, 40, 50, 60 लाख रुपए आपने लगाया, वीजा पर आप आए तो वो बेचारा ठेकेदार जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए आपको अपने साथ से दूर फेंकने के लिए कहता है, ओ भाई तू ऐसे कर, आगे टूट जा, जर्मनी, फ्रांस, इटली की टूट जा, ओके पेपर लाई, स्पेन खुली है इमिग्रेशन। भाई स्पेन इमिग्रेशन खुली है तो उसके कोई कवायद ज़वाबत है आपके लिए नहीं है, आपको नहीं मिल सकेगी। आपके वीजे का, आपके पेपर्स के बचाव का वाहिद जरिया, वाहिद तरीका सिर्फ ये है कि आपने यहाँ उसी मालिक के पास काम करना है। अगर काम उसके पास नहीं करना तो कम से कम टैक्सेस उसी के पास जारी हो और फौरी तौर पर पेपर जमा हो, और ये वाहिद जरिया है आपके पेपर्स बचने का, आपका लीगल स्टेटस जारी रहेगा। बेशुमार नौजवान शहजादे का भी एक आया हुआ था, वो जो मेरा भाई चला गया, 1.5 माह हो गया, आपको कहता है जी खजल खुआरी है तो मैं वापस आना चाहता हूँ। अगर तो 1-2 हफ्ते के लिए विजिट करना चाहते हैं तो कर ले, कोई अर्ज की बात नहीं, लेकिन ये बात जान ले कि यहाँ ही आपका बचाव है। अगर आप किसी दूसरे मुल्क चले गए तो मेरी नजर में आपने बड़े घाटे का, बड़े नुकसान का जनाब आपने काम किया। अच्छा, क्या बीटी किसी पाकिस्तानी को विजिट वीजा पर बुला सकता है? बिल्कुल मेरे शहजादे बुला तो सकता है, लेकिन अक्सर बेशतर वीजा दिया नहीं जाता। कोशिश करने में कोई अर्ज नहीं, कोई मजायका नहीं, विजिट वीजा दें, क्योंकि यूनान की आप पिछले 3-4 साल की जो पॉलिसी है ना, विजिट वीजा बहुत ज्यादा जारी करते हैं, बहुत ज्यादा। इन्होंने तकरीबन 10,000 नए होटल्स या 10,000 नई जगह बना दी है, क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज्यादा आता है और ये इनकी आमदन का सबसे बड़ा जरिया यूनान की आमदन का। तो जिसकी वजह से बिल्कुल करें, आपको कोशिश करने में मुजाहिदा नहीं, रजा है। देखते हैं सर कोई नया कानून आया, नया कानून शहजादे वही आया था जो बहुत बुरी उसकी शिकें और उसमें डिपोर्ट पकड़ कर या इस तरह के मामला है, अच्छे वाला कोई कानून नहीं सामने आया। कासम लिखते हैं कि नए अफराद की अप्रैल में सैलरी बढ़ी है। मेरे शहजादे सैलरी से साथ साथ बढ़ती रहती है, 50 यूरो 60 यूरो कुछ, तो बिल्कुल इसके लिए मैं आपको एक बड़ा प्रॉपर रास्ता बताता हूँ। लेकिन मुश्किल क्या है कि आप चाहते हैं उधर जिधर आप खड़े हैं उधर ही आपको आधा पता लग जाए। एपिथ्योरिसी एडासिया एक ऐसा दफ्तर है, ये बुर्गियो एडासिया किसे कहते हैं। हर नए पुराने फर्क को मैं गुजारिश करता हूँ कि एपिथ्योरिसी एडासिया या बुर्गियो एडासिया मजदूर की वजारत जो है हर इलाके में मौजूद है, और उसमें आप जाएं, अपनी इंडस्ट्री, अपनी फर्म का कार्ड दिखाएं और बताएं कि मैं इस पर ये काम कर रहा हूँ, ताकि आपका एक एक पाई का हिसाब लगाकर आपको वो आपके हकूक बताएं, आपकी सैलरी बताएं, कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, कितना वफा मिलना चाहिए, क्या सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, क्या आप पर मुज्जाती कर रहे हैं और क्या आपके हकूक। पूरी तफसील से ये वजारत मजदूर आपको आगाह करती है। लेकिन तकरीबन फॉर एग्जाम्पल 1 लाख इमिग्रेंट है तो 1 लाख में से 1,000 भी कभी उधर नहीं जाते, लेकिन ये किया करेंगे बच्चों, ताकि आप इज्जत और वक़ार की राह पर जा सकें। मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब कहते हैं कि मेरे पासपोर्ट को एक माह बाकी रह गया, क्या मैं पाकिस्तान जाकर नया पासपोर्ट बनवा सकता हूँ? मैंने रिन्यू के लिए जाना है, इतनी कम मुद्दत का मसला बनेगा, क्या सफर कर सकता हूँ? मुज़फ़्फ़र मेरे शहजादे, वैसे तो कानून ये है कि सफर करते वक्त आपका पासपोर्ट 3 माह वैलिड होना चाहिए। अब अगर आप अपने वतन जा रहे हैं तो वतन जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि कोई मसला नहीं बनेगा, लेकिन ज्यादा यकीनी सूरत हाल ये है कि 3 माह कबल पासपोर्ट को सफर से रिन्यू करा लेना चाहिए। फिर उसके बाद कार्ड क्यों लेट हो रहे हैं? ये पॉलिसी इनकी मेरे शहजादे लेट इसलिए हो रहे हैं कि ये जो अब मौजूद हुकूमत है ये इमिग्रेंट्स के खिलाफ नफरत के दरवाजे जान जान के खोलती है ताकि इन्हें यूनानियों का वोट मिल सके। यूनान में अब इलेक्शन का दौर हो रहा है, तो आपको मैं वैसे नसीहत बार बार करता रहता हूँ कि यहाँ यूनान की जो सियासी पार्टियां उनके साथ जुड़े। अगर आपके पास वोट भी नहीं, अगर आपके पास पेपर भी नहीं, किसी पार्टी को ये कहे ना कि भाई मैं भी आपका झंडा उठा लूंगा, मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा, आपका खैमा लगाने के लिए, उखाड़ने के लिए, सामान इकट्ठा करने के लिए, तो वो आपके कर्जदार हो जाते हैं। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, फकीर की तरह इस तरह हाथ करने से, यही करने से इज्जत और वकार खाद में मिल जाता है। और जब आप कुछ करते हैं तो फिर अगला भी चाहता है कि इसने मुझ पर एहसान किया है, मैं भी इस पर एहसान करूं। लेकिन ये तरीका उसको समझ आता है जिसको बड़ी गैरत और शर्म हो, वरना बंदा कहता है तकी जाएगी जदों की टाइम आ गया, तकी जाएगी फिर बेइज्जती हो, तकी नहीं जाएगी, पहले ही मतलब आपने मामला को ठीक रखते हैं। आलिया सर कहते हैं मेरा कार्ड और लेटर आ गया, माशाल्लाह आलिया सर जिंदाबाद, फिर मुबारक हो आपको। अच्छा, ये है जनाब आप ताकि के जो सवाल थे, और जुम्मतुल मुबारक है, आपने भी नमाज जुम्मा के लिए तैयारी तभी करनी होगी। और 2-3 ऐसे नुकात है पाकिस्तान की लड़की था यूनान, जो आपका यूनान में बसने वाली पूरी पाकिस्तानी कौम का, तमाम जज़ायर, तमाम इलाकों शहरों का एक नुमाइंदा इदारा है, उसके इलेक्शंस के हवाले से कल दोबारा मेरी वकालत से मीटिंग हुई है। तो जिस शहजादे ने सदारती उम्मीदवार के तौर पर ख्वाहिश रखता है तो वो पाकिस्तान कम्युनिटी की मेल उस प्रेस रिलीज के नीचे लिखिए, पाकिस्तान कम्युनिटी की उस मेल के नीचे अपना नाम और मुकम्मल वाइफ सेंड कर दे। कमी होगी तो मैं उससे दोबारा रब्ता कर लूंगा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के हवाले से जनरल इजलास होगा, जनरल इजलास में जो पाकिस्तान कम्युनिटी का मंशूर और आइन कहता है उसके मुताबिक जनरल इजलास में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों का पहले चुनाव किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन अमल में आएगा। और जो काबिल साद एहतराम नौजवानों में से, सीनियर्स जूनियर्स में से ये समझता हूँ कि मैं इशार और कुर्बानी कर सकता हूँ, रजाकाराना तगदो कर सकता हूँ, अपनी कौम पर आने वाली आफतें मुसीबतें अपने सीने पर झील सकता हूँ, मैं उनके लिए बेहतर काम कर सकता हूँ। वो जनाब ये है तो बड़ा कठिन काम, बड़ा मुश्किल काम, लेकिन यकीनन अल्लाह की मखलूक में से, अल्लाह के उन बंदों के लिए ये काम होते हैं जो जुर्रत से, गैरत से, ईमान से अपनी तफरी, अपना सब कुछ छोड़कर कौम की इज्जत और आबरू के लिए फिर काम करते हैं। तो जिसमें हौसला हिम्मत है, काबिल साद एहतराम है वो सारे, तो वो जनाब अपनी एप्लीकेशन भेज दें। वो कल ने ये भी कहा कि 30 जून का टाइम लिमिट मैंने कहा कि बढ़ाते हैं, ताकि एप्लीकेशन अगर 30 जून के बाद भी कोई करनी चाहता है तो करें। अच्छा जी, कश्मीर में जो इस वक्त आवाज़ अपने हकूक़ के लिए जारी है, अभी तक जारी है, और इससे कबल आवाज़ जारी थी पख्तूनों की, बलोचों की,
اور میرا یقین کریں کہ دل اب بھی وہ جب گئی تھی نا ہماری بیٹیاں مائیں بزرگ اسلام آباد یعنی کہ بلوچی، تو جا کے انہوں نے مطلب اپنی فریاد کی تو ان کی فریاد کسی نے نہیں سنی۔ ریاست ماں ہوتی ہے، اور ماں کیسے یہ برداشت کرتی ہے، باپ کیسے یہ برداشت کرتا ہے کہ بیٹیاں روئیں کرلائیں اور ان کی سننے والا کوئی نہ ہو؟ ایسے بے حس باپ یا ایسی بے حس ماں تو آپ کیا کہیں گے؟ بڑا کمینہ اور لچ یا کہہ سکتے ہیں۔ تو اصلی ریاست ماں ہوتی ہے، باپ ہوتا ہے۔ تو پھر جو غیرت سے یعنی کہ ایک قانون چل پڑا ہے کہ جو غلامی کی، ذلت کی، رشوت کی، ٹوٹی کی، دلالی کی زندگی قبول کرے وہ پاکستان کا وفادار ہے، اور جو غیرت پر کھڑا ہو کر اپنا حق طلب کرے اس پر سارے الزام ہے۔ یعنی کہ کیا ریاست میں موجود جو لوگ ہیں، پرائم منسٹر سے لے کر اداروں سے لے کر عدالتوں سے لے کر فوج کے جنرل کرنلز تک، کیا وہ سارے کے سارے آپ یہ چاہتے ہیں کہ غیرت مند مر جائے اور سارے کے سارے غلام، ٹاؤٹ، دلال اور رشوت ایجنٹ رہ جائے؟ بڑا گھٹے کا آپ نے ایک اسکیچ بنایا، بڑا ذلت و رسوائی کا اسکیچ بنا دیا آپ نے، اتنا یعنی کہ ذلیل ہونا۔ دیکھیں کہ اب پردیش ہے، یہ یونان پردیش ہے، ہمارا وطن نہیں، ہمارا ملک نہیں، لیکن لوگ خیال کرتے ہیں، قانون خیال کرتا ہے کہ کرسی ابھی یا کوئی گنڈا یا کوئی بدماش یا کوئی پارلیمنٹرین یا کوئی وزیر جبر کرے، بدماشی کرے، اور اگر پرچہ چلا جاتا ہے عدالت میں تو عدالت کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم نے بتانا ہے یہاں عدل موجود ہے۔ معاشروں کو فکر ہے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ یہاں عدل ہوتا ہے۔ 10 سال کرسی ابھی اور ان کے بدماش لچے لفنگے غنڈے جب امیگرینٹس کو مارتے تھے، ہمیں مارتے تھے روزانہ کی بنیاد پر، تو جب 10 سال کے بعد کیس عدالت میں گیا تو 35 کے 35 ان کے سربراہ سے لے کر سارے جو ہے وہ جیلوں میں بھیج دیے گئے، اور پھر پرائم منسٹر جو ہے جو خود بھی امیگرینٹس کے خلاف ہے، جن کی حکومت کا ایجنڈا امیگرینٹس کے خلاف ہے، وہ بھی پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ دیکھیں ہم نے تاریخی فیصلہ کیا ہے، ہم عدل رکھتے ہیں، انصاف رکھتے ہیں۔ تو حکومت پاکستان میں موجود جو افراد ہے وہ ہے نا سورہ بقرہ میں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اندھے بہرے گونگے۔ یعنی کہ کیا آپ کو اس بات کی بھی لاج نہیں، کیا آپ کو اس بات کا بھی خیال نہیں کہ کشمیر کی بیٹیاں ریاست کی بیٹیاں ہیں، ان کا ہے یہ وطن؟ بلوچ میں جو بیٹیاں بیٹے ہیں ہمارے، اگر غیرت مند ہے تو بے غیرتوں کو مر جانا چاہیے، غیرت مند کو نہیں۔ یہ ہے اصول دنیا کا۔ غدار وہ ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہے، اختیار ہے، اور وہ عدل نہیں کرتا۔ یہی تو میرے حسین کا منشور تھا کہ باغی وہ ہے جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو، شریعت کو پامال کیا۔ باغی وہ نہیں ہوتا جو اپنا حق مانگتا ہے، باغی وہ ہوتا ہے ظالم اور بدکار، کمینہ اور ذلیل وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے، مسند بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وطن کی بیٹیوں کو، بیٹوں کو بے شرم اور بے حیا سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ان میں غیرت نہیں ہونی چاہیے، ان میں کھڑا ہونے والی قیام والی کوئی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ تو حقیقت ہے تف ہے ایسے سسٹم پر، ایسے نظام پر۔ وطن میرا ہے، ریاست میری ہے، اللہ نے چاہا تو جس طرح قربانی دینے والوں نے 1947 میں قربانی دی، اور روشنی کا مینار کربلا کے وہ دن، کربلا کی وہ روشنی ہے ان لوگوں کے لیے کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، ظالم اور بدکار ذلیل کے سامنے کبھی سر کو جھکانا نہیں۔ یہی عزت دار ہیں، یہی آبرو والے ہیں، یہی وفادار ہیں، اور غدار صرف وہ ہے جس نے اپنے وطن کے مال و اسباب پر اختیار کے باوجود عدل کو قائم نہ کیا اور اللہ کے رسول کے حکم